अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हमने कल कुछ बेसिक्स पढ़े थे चेस्ट एक्सरे के, ठीक है। तो उसमें हमने कुछ डेंसिटीज पढ़ी थी, ठीक है। मैंने पेशेंट प्रिपरेशन के बारे में बताया था आप लोगों को। आज हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस करनी है उसमें हम टेक्निक्स को पढ़ेंगे, ओरिएंटेशन और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि चेस्ट एक्सरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को पेशेंट प्रिपरेशन वगैरह बताया था, कोई खास इतनी प्रिपरेशन नहीं होती, ठीक है। चेस्ट एक्सरे के लिए बस सिंपल सा एक प्रोसीजर होता है जो आपने परफॉर्म करना होता है, ठीक है। डेंसिटीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि ऑलमोस्ट 5 डेंसिटीज होती हैं, ठीक है, जो कि हर बंदे को, हर बच्चे को पता होनी चाहिए और हमारे लिए डेंसिटीज का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये एमसीक्यूज में भी आ जाती होती है डेंसिटीज। अच्छा, अभी डेंसिटीज थी कौन कौन सी, मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों के लिए रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों का जो भी जहन में क्वेश्चन वगैरह होंगे, ठीक है, वो क्लियर हो जाएं थोड़े बहुत। तो मैंने बताया था एयर, फैट, वाटर, बोन एंड मेटल, ये आपके पास जो है 5 डेंसिटीज थी, ठीक है। मैंने बताया था बोन जो है वो सबसे ब्राइटेस्ट नज़र आएगी या वाइट नज़र आएगी बिकॉज ऑफ इट्स हाई एब्जॉर्प्शन, ठीक है। मेटल भी, ठीक है। मेटल में कोई भी फॉरेन बॉडी हो सकती है, जैसे मैंने बताया था हो सकता है पेशेंट ने कॉइन इंजेस्ट कर लिया हो, ठीक है। वाटर है, ठीक है। एयर है, फैट है, टिश्यूज हैं। फैट टिश्यूज ये इनकी ऑलमोस्ट मॉडरेट ऑब्जॉर्प्शन होती है, तो ये ग्रे शेड्स ऑफ ग्रे में नजर आते हैं। बोन, बोन की एब्जॉर्प्शन रेशियो जो होती है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, तो सिर्फ आपको मैंने ये बताया था कि ब्राइटेस्ट कौन सी नज़र आती है और डार्कर कौन सी नज़र आएगी या ब्लैक कौन सी नज़र आएगी, लेकिन ये 5 रेडियोग्राफिक डेंसिटीज जो हैं इनको दूसरा नाम 5 रेडियोग्राफिक ओपेसिटीज भी कहा जा सकता है, क्योंकि डेंसिटी का डिफरेंस ही यही, डेंसिटी होती यही है कि उसकी जो बेसिकली ऑप्टिकल डेंसिटी है उसमें चेंजेस आते हैं। डेंसिटी का बेसिकली दूसरा नाम ऑप्टिकल डेंसिटी भी होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये 5 याद रखने, एयर, फैट, सॉफ्ट टिश्यू, बोन, मेटल, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर आपको एमसीक्यूज आ जाए मोस्ट ओपेक इनमें से कौन सी रेडियोग्राफिक डेंसिटी है, तो मोस्ट ओपेक इज द मेटल। अगर मेटल का ऑप्शन नहीं है तो आप बोन मार्क करोगे, ठीक है। या अगर इस तरह आ जाए लीस्ट ल्यूसेंट कौन सी है तो भी आप मेटल या बोन को मार्क करोगे। अगर लीस्ट ओपेक पूछा जाए तो यू विल मार्क एयर, ठीक है। या मोस्ट ल्यूसेंट पूछा जाए तो भी यू वुड मार्क एयर, ठीक है। ये रेडियोग्राफिक डेंसिटीज आप सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। और जो सबसे बड़ी 2 डेंसिटीज हैं जो रेडियोग्राफी में यूज होती हैं, द बिग 2 डेंसिटीज आर वाइट एंड ब्लैक, दैट इज वाइट बोन एंड ब्लैक इज एयर। और बाकी जो फैट है वो डार्क ग्रे में नजर आता है, सॉफ्ट टिश्यू है, वाटर है, ब्लड वेसल्स हैं, ये लाइट ग्रे शेड में नजर आती हैं, ठीक है। और अगर कोई भी फॉरेन बॉडी है, जैसे पेशेंट का आपने चेस्ट एक्सरे किया और अगर पेशेंट को पेस मेकर डला हुआ है आपको वो भी अपेयर होगा, ठीक है। वो बेसिकली मैन मेड है, ठीक है, तो वो भी फिल्म पे ब्राइट अपेयर होगा। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को कल बताई थी, ये इमेज भी शो की थी और मैंने कुछ बताया था, कुछ चीज़ों का आप लोगों को पता होना चाहिए था। एक्सरे को इंटरप्रेट करने से पहले मैंने बताया था कि आपको मार्किंग्स का पता होना चाहिए था, ठीक है। हमेशा हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हार्ट हमारा तो लेफ्ट साइड पे होता है, लेकिन हमारे सामने जब इमेज आता है उस पे राइट साइड पे शो हो रहा है, ठीक है। ये एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगी, हमारा हार्ट लेफ्ट साइड पे होता है लेकिन यहाँ इमेज में आपको राइट साइड पे हार्ट शो हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट को डेक्स्ट्रोकार्डिया हो गया है। डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब ये होता है कि जिन लोगों का हार्ट राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपने ये नहीं समझना, मैंने पहले भी बताया था कि हमने रेडियोग्राफी में चीज़ याद रखनी होती है कि जो चीज़ असल में हमारी बॉडी में अगर लेफ्ट साइड पे है तो वो इमेज पे हमारे पास राइट साइड पे नजर आएगी। और इसी ओरिएंटेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग मार्कर्स लगाते हैं। ये मार्कर लगा हुआ है लेफ्ट या राइट, जो भी मार्कर होता है, ठीक है। और मार्कर हम हमेशा रेडियो ओपेक मटेरियल का लगाते हैं, यानी कोई भी मेटल हो। अगर आप लोग अपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाओगे ना, वहाँ पे उन्होंने लेड का छोटा सा पीस रखा होता है, अगर लेड ना हो तो उन्होंने कॉइन के ऊपर टेप लगा के एज अ मार्कर वो भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो मार्कर का रेडियो ओपेक होने का मकसद ही यही है कि जब आप लोग चेस्ट एक्सरे ले लेते हो, अपना एग्जाम परफॉर्म कर लेते हो, वो जो मार्कर लगा हुआ है वो ब्राइटेस्ट शेडो दे, क्योंकि ब्राइटेस्ट शेडो देगा तभी तो हमें पता चलेगा ना कि जी हमारा मार्कर लगा हुआ है। क्योंकि मैंने अभी बताया रेडियो ल्यूसेंट होगा तो वो ब्लैक अपीयरेंस देगा, ब्लैक होगा तो हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकेंगे। और एज अ टेक्नोलॉजिस्ट ये हमारी ड्यूटी है कि हम हमेशा एग्जाम करने से पहले इस चीज को अश्योर करें कि जी हमारा मार्कर लगा हुआ है, ठीक है। और अगर खुदा ना खास्ता कभी हम लोगों से ऐसी गलती हो भी जाए कि हमारा मार्कर नहीं लगा, ऑब्वियसली ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है, तो हमें री एग्जामिन करना पड़ेगा पेशेंट को। री एग्जामिन का मतलब है कि जी दोबारा से रेडिएशन देनी पड़ेगी पेशेंट को। अक्सर पेशेंट तो ऐसे होते हैं जिनको रेडिएशन की नो हाउ होती है, ठीक है, वो तो फिर आपसे लड़ने भी लग जाते हैं कि हमें दोबारा रेडिएशन क्यों दी जा रही है। फिर ऐसे पेशेंट्स को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए जरूरी है कि आप लोग पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड हो, ठीक है, और आप लोगों को अपनी ड्यूटीज का पता हो। ये मैंने आप लोगों को रेडियोग्राफ्स दिखा दिए थे कि राइट साइड पे जो है वो लैटरल रेडियोग्राफ है चेस्ट का, और जो 1 पे है, ठीक है, वो नॉर्मल पीएचएस रेडियोग्राफ है। ये सारी मार्किंग्स थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब 3 चीजें बहुत जरूरी हैं जो कि हमें कोई भी हमारा रेडियोग्राफ है उसकी क्वालिटी के लिए बहुत जरूरी होती हैं। अब अगर के हम एक्सरे चेस्ट की बात कर रहे हैं तो हमें 3 मेन फैक्टर्स जो हैं या टेक्निक फैक्टर्स जो हैं जो हमें पता होने चाहिए, इंस्पिरेशन, पेनिट्रेशन और रोटेशन। इनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड व्यू जो था या डिटेल जो थी वो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, तो आज मैं आप लोगों को दोबारा बताती हूँ, ठीक है, ये होता क्या है और हमें क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है, इंस्पिरेशन, पेनिट्रेशन और रोटेशन को अपनी चेस्ट एक्सरे में देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद योर पेनिट्रेशन, ठीक है। पेनिट्रेशन को मैंने दूसरा नाम एक्सपोजर भी कहा था, ठीक है। अच्छा, पेनिट्रेशन को दूसरा नाम एक्सपोजर भी कहा था, ठीक है। पेनिट्रेशन आपको नाम ही बता रहा है, एक्सपोजर नाम ही बता रहा है कि हमने पेशेंट को कितनी एक्सरेज, कितनी आयोनाइजिंग रेडिएशन दी हैं। बेसिकली पेनिट्रेशन ये है कि कितनी एक्सरेज पेशेंट की बॉडी के साथ जाके स्ट्राइक हुई हैं और स्ट्राइक होने के बाद इमेज रिसेप्टर पे जाके लग गई और फिर जाके उसने अपना इमेज दिया है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे गौर करो तो एक ओवर एक्सपोज लिखा हुआ है और एक अंडर एक्सपोज लिखा हुआ है। कीप दैट इन माइंड कि जो ओवर एक्सपोज्ड है, ठीक है, और जो अंडर एक्सपोज्ड है, इसको हम ओवर पेनिट्रेशन भी कह सकते हैं एक को, ठीक है, और अंडर पेनिट्रेशन भी कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। पेनिट्रेशन का मतलब ये होता है कि कितनी एक्सरेज जो हैं पेशेंट की बॉडी से पास करके इमेज दिया है, ठीक है। एक जो हमारे पास प्रॉपर चेस्ट एक्सरे होता है, जो प्रॉपरली एक्सपोज चेस्ट एक्सरे होता है, उसमें हमारे पास पेनिट्रेशन जो होती है वो मॉडरेट होती है, ठीक है। और हमें कैसे पता चलेगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के दिन में ये होगा कि जी चेस्ट एक्सरे देखने से कि ये मॉडरेट पेनिट्रेशन है, ये अंडर एक्सपोजर है, ओवर एक्सपोजर है, या ओवर पेनिट्रेशन है या अंडर पेनिट्रेशन है, ठीक है। पेनिट्रेशन का दूसरा नाम एक्सपोजर भी होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा, हमें पेनिट्रेशन का पता ऐसे चलेगा, हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो हैं आपकी, हम उनको बेसिकली देखेंगे कि वो हमें कितनी अच्छी तरह से विजिबल हैं, ठीक है, या थोरेसिक वर्टिब्रास जो हमारे हैं, ठीक है, जो जो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये, सॉरी, ये अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो ये रेड एरो से मार्क भी हुए हैं, बेसिकली आपके इंटरवर्टिब्रल डिस्क या थोरेसिक वर्टिब्रास जो हैं वो कितने प्रोमिनेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो पेनिट्रेशन को आप ऐसे देखोगे, ठीक है। अच्छा, अंडर एक्सपोजर आपको कैसे नजर आएगा, ठीक है। अंडर एक्सपोजर में बेसिकली आपके पास क्या होगा कि अगर एक अंडर एक्सपोज चेस्ट रेडियोग्राफ आपके पास है तो उसमें जो आपका ये कार्डियक शेडो जो है, यानी जो हार्ट का शेडो है, बहुत ज्यादा रेडियो ओपेक नजर आ रहा है। रेडियो ओपेक का मतलब मैंने क्या बताया था, ब्राइटेस्ट होगा, ठीक है, यानी वो बहुत ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर गया है, ये देखो, ठीक है। और वो क्या नजर आएगा, कार्डियक शेडो ओपेक नजर आएगा। और इसमें हमारे पास
इंटरवर्टिब्रल डिस्क या आपके जो थोरेसिक वर्टिब्राज हैं वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहे, यानी आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे। हार्ट के शेडो इतना ज़्यादा रेडियो ओपेक है, इतना ब्राइट है कि आपके जो पीछे इंटरवर्टिब्रल डिस्क है या डिस्क स्पेसिस हैं या थोरेसिक वर्टिब्राज हैं वो विजिबल है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो चेस्ट एक्सरे है वो ये अंडर एक्सपोज्ड है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखो तो आपके लंग्स भी कुछ डेंसर और वाइट से नजर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा महसूस हो रहा है कि इनफिल्ट्रेशन हुई हुई है। अगर आप ये देखो ना, जहाँ जहाँ एरो आ रहा है ना, ये देखो, ये पॉइंट्स आपने याद रखने कि एक आपका हार्ट का शेडो बहुत ज्यादा ब्राइट है या रेडियो ओपेक आ रहा है, दूसरा आपको थोरेसिक वर्टिब्रा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे, जबकि अगर आप मॉडरेट पेनिट्रेशन पे देखो तो आपको विजिबल है, हार्ट का शेडो भी नॉर्मल है, शेड्स ऑफ ग्रे में नजर आ रहा है। आप अपनी बोन्स में, एयर में, यानी पांचों डेंसिटीज में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो मॉडरेट पेनिट्रेशन में, जबकि अंडर एक्सपोज में ऐसा कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा। इसमें आपका हार्ट का शेडो बहुत ब्राइट है, आपको थोरेसिक वर्टिब्रास विजिबल नहीं है, आपके लंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेंसर आपको फील हो रहे हैं और वाइट वाइट सी अपीयरेंस दे रहे हैं। हालांकि मैंने बताया था कि लंग्स में एयर होती है, ठीक है, और वो आपको ब्लैक नजर आएगी, ठीक है। और ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि इनफिल्ट्रेशन हुई भी हो, ये आपकी अंडर एक्सपोज फिल्म है, ठीक है। फिर आती है ओवर एक्सपोजर, ठीक है। ओवर एक्सपोजर फिल्म में बेसिकली क्या होगा कि आपका हार्ट का शेडो जो है, ये देखो, ये हार्ट का शेडो है, ये रेडियो ल्यूसेंट नजर आ रहा है, ठीक है। आपके जो लंग्स हैं, ठीक है, वो अप्रोप्रिएटली और डार्कर हो गए हैं, ठीक है। जबकि हम इसका कंपैरिजन मॉडरेट पेनिट्रेशन के साथ करेंगे ओवर एक्सपोज का, तो देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये कि अंडर एक्सपोज भी सही नहीं होता, ओवर एक्सपोज भी सही नहीं होता, हमें मॉडरेट पेनिट्रेशन और मॉडरेट एक्सपोजर चाहिए होता है। अच्छा, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जी मॉडरेट एक्सपोजर देना है? उस पे आपके पास ऑपरेटिंग कंसोल पे आपके पास कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कीज होती हैं जिनको हम एज अ टेक्नोलॉजिस्ट हैंडल कर सकते हैं, और उनको हम केवीपी और एमएएस कहते हैं, ठीक है। जो बेसिकली आपके पास एक्सरे की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ये फैक्टर्स होते हैं, केवीपी एंड एमएएस, किलो वोल्टेज पी और एमएएस मिली एम्पेयर सेकेंड, ठीक है। ये कुछ टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं जो हर एक्सरे के लिए जरूरी होते हैं, और इनके बगैर हमारा चेस्ट एक्सरे वर्क नहीं कर पाता, ठीक है। तो जिस तरह मैंने अंडर एक्सपोज की 3 आइडेंटिफिकेशन बताई थी, वैसे ही ओवर एक्सपोज की भी बताई है कि हार्ट जो है वो आपका ज्यादा रेडियोल्यूशन नजर आएगा, आपके लंग्स जो हैं वो प्रोपोर्शनली बहुत डार्कर होंगे एज कम्पेयर टू मॉडरेट पेनिट्रेशन। आपके लंग्स जो हैं उनमें ये होगा कि लंग टिश्यू जो है उसको आप, उसकी जो अपेयरेंस होगी ना वो कोई इतनी अपीलिंग नहीं होगी, ठीक है, कि आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे। देखो मॉडरेट और ओवर एक्सपोज में कितना डिफरेंस नजर आ रहा है कि आपकी रिब्स भी विजिबल नहीं, सिर्फ काला काला हिस्सा नजर आ रहा है, ठीक है। और ऐसा लगेगा कि जी शायद पेशेंट को ना एम्फिसीमा है, ठीक है। तो ये ओवर एक्सपोजर की निशानी हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसमें आप अपने वर्टिब्रास देखो, अगर हम वर्टिब्रास की बात करें तो देखो एक लंबी सी अजीब सी लाइन महसूस हो रही है, यानी हम इसमें वर्टिब्रास काउंट तो नहीं कर पा रहे, हमें नजर आ रही है लेकिन इतना अजीब सा नजर आ रहा है कि बस ऐसे लग रहा है किसी ने एक लंबी सी लाइन खींच दी हो। इसमें वर्टिब्रास, इसमें तो अंडर एक्सपोज में बिल्कुल भी वर्टिब्रास विजिबल नहीं थे, ओवर एक्सपोज में हमें फील हो रहा है कि ये लंबी सी लाइन कोई आ रही है, हो सकता है हमारी थोरेसिक स्पाइन हो या वर्टिब्रास हो, लेकिन हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे एक एक थोरेसिक वर्टिब्रा को कि ये T6 हो सकता है, ये T5 हो सकता है, ठीक है, ये T12 हो सकता है, तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। जबकि अगर हम मॉडरेट पेनिट्रेशन में देखें तो देखो हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रास, हमारी इंटरवर्टिब्रल स्पेसिस कितना क्लियरली विजिबल हो रही है, ये देखो, ये देखो, ये देखो आपके पास स्पाइनस प्रोसेस कितने अच्छी तरह विजिबल हो रहे हैं, जबकि ना ही अंडर एक्सपोज में वो विजिबल हो रहे हैं और ना ही वो ओवर एक्सपोज में विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। तो एक अच्छा चेस्ट एक्सरे लेने के लिए पेनिट्रेशन हमारे लिए या एक्सपोजर हमारे लिए सबसे मेन फैक्टर होता है। देखो ओवर पेनिट्रेटेड और अंडर पेनिट्रेटेड को आप इंटरवर्टिब्रल डिस्क से या थोरेसिक स्पाइन से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, ये आप लोगों के आसानी के लिए मैंने रेफरेंस के तौर पे डाला है। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग इज रोटेशन। अच्छा, अब रोटेशन क्या होती है, मैंने कल भी बताया था, ठीक है, कि रोटेशन क्यों जरूरी होती है कि एक हमारे पास जो
क्वालिटी रेडियोग्राफ होता है, क्वालिटी चेस्ट एक्सरे रेडियो होता है, रेडियोग्राफ या वेल सेंटर्ड एक्सरे के लिए रोटेशन बहुत ज़रूरी होती है। इसका मकसद ये होता है कि आपके पास जो ये जो आपकी क्लेविकल्स हैं दोनों साइड पे, इसके जो मीडियल एंड्स हैं, ठीक है, ये एक ही डिस्टेंस पे होने चाहिए आपकी स्पाइन से, ठीक है। अगर अगर आप राइट साइड वाली इमेज देखो, इसमें आप चेक करो कि ये आपकी क्लेविकल है और ये दूसरी क्लेविकल है। ये एक क्लेविकल का एंड इतना प्रोमिनेंट है और दूसरी क्लेविकल का एंड प्रोमिनेंट आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है। क्लेविकल के मीडियल एंड्स, ये क्लेविकल के मीडियल एंड्स हैं और ये लेटरल एंड्स इस साइड पे होंगे। मीडियल एंड्स वो होते हैं जो टुवर्ड्स द बॉडी होते हैं, टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ योर बॉडी होते हैं, ठीक है। तो क्लेविकल के जो मीडियल एंड हैं वो आपकी जो आपकी थोरेसिक स्पाइन आ रही है या आपके, ठीक है, वर्टिब्रल डिस्क के स्पाइनस प्रोसेस के इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए। यानी ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला जो आपके पास चेस्ट एक्सरे है, ये आपके पास मॉडरेट रोटेशन के साथ है, ठीक है। जबकि राइट साइड वाला जो आपका चेस्ट एक्सरे शो रहा है, इसमें आप देख रहे हो कि क्लेविकल्स इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है एक दूसरे के साथ, और ये चेस्ट एक्सरे क्वालिटी चेस्ट एक्सरे नहीं दे रहा आपको, ठीक है। तो आपने अपनी रोटेशन को याद रखना है, ठीक है। रोटेशन का मकसद क्या है? बेसिकली रोटेशन आपके हार्ट के साइज को इफेक्ट करता है, शेप को इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अगर आपने हमने देखा था, ऑब्वियसली हार्ट आ रहा है तो इसमें एओर्टा भी आता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज आ रही होती हैं, ट्रेकिया की पोजीशन आ रही होती है, डेंसिटी होती है लंग फील्ड्स की। बेसिकली रोटेशन जो है ना, इन सब चीजों को इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। रोटेशन किस किस चीज को इफेक्ट करेगा? अगर हमारे पास मॉडरेट रोटेशन नहीं होगी तो देखो, राइट साइड वाले चेस्ट एक्सरे में आपके पास मॉडरेट रोटेशन नहीं है, आपके क्लेविकल्स के एंड इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है आपकी स्पाइन से। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि आपका हार्ट का शेडो देखो कितना फैल गया, अजीब सा हो गया, आपकी लंग्स की डेंसिटी खराब हो गई है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका एओर्टा पड़ा हुआ है, उसमें टॉर्चर वो जो है, ठीक है, उसमें उसका जो सारा पाथवे है, ठीक है, वो डिस्टॉर्ट हो गया है, ठीक है। आपके ट्रेकिया की पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि अगर आपकी रोटेशन जो है वो मॉडरेट ना हो, तो अगर पेशेंट को हमने नीमोथोरेक्स डायग्नोस करना हो तो वो प्रॉपर डायग्नोसिस ही नहीं होगी। नीमोथोरेक्स क्या होता है? बेसिकली एयर इंज्योर थोरेसिक कैविटी होगा, ठीक है। तो हम उसको भी, यानी हमारी पैथोलॉजी ही हमारे से डायग्नोज नहीं हो पाएगी अगर हमारे पास रोटेशन मॉडरेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर रोटेशन मॉडरेट नहीं है तो आपके पास हार्ट का साइज इफेक्ट हो गया, आपके लंग्स की डेंसिटी, उसका फील्ड साइज, आपके ट्रेकिया की पोजीशन, हार्ट का शेप, हार्ट की साइज, एओर्टा जो है आपका, ठीक है, उसका जो सारा पाथवे है वो डिस्टर्ब हो गया। और अगर देखो ये नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में देखो हार्ट का शेडो आपके पास जबरदस्त किस्म का नजर आ रहा है, आपके सीपी एंगल्स प्रोमिनेंट है, लंग्स की आपके पास डेंसिटी प्रोमिनेंट आ रही है, एओर्टा को आप डिफरेंशिएट कर सकोगे, आपका ट्रेकिया अपनी पोजीशन पे नजर आ रहा है। और अगर कोई भी पैथोलॉजी है जैसे नीमोथोरेक्स वगैरह है, तो वो आप फॉरन विद इन सेकेंड जो है डायग्नोज कर लोगे, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली रोटेशन करता क्या है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो, ठीक है, ये एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है जिसमें हमने रोटेशन दिखाई हुई है, ठीक है। अगर हम वापस इसी प्रीवियस इमेज पे आए जो राइट साइड वाला है, ठीक है, इसमें देखो रोटेशन मॉडरेट ना होने की वजह से, प्रॉपर रोटेशन ना होने की वजह से आपको लंग्स में क्या नजर आ रहा है, ठीक है। लंग्स मैंने आपको बताया था हमारे पास रेडियोल्यूशन नजर आते हैं क्योंकि उनके अंदर एयर होती है, लेकिन यहाँ पे देखो उसकी डेंसिटी इफेक्ट हो गई है, ठीक है। बेसिकली ट्रांस रेडियंसी जो है लंग्स की वो इफेक्ट हो गई है। अब ट्रांस रेडियंसी क्या होता है? ब्लैकनेस ऑफ द लंग होती है, ठीक है। और ब्लैकनेस क्यों होगी? ऑब्वियसली क्योंकि उसके अंदर एयर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ये तो शेड्स ऑफ ग्रे में नजर आने लग गए हैं लंग्स हमें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रोटेशन जो है वो हमारे नॉर्मल चेस्ट रेडियोग्राफ की अपीयरेंस को खराब कर सकता है अगर रोटेशन हमारे पास अच्छी ना हो, पेशेंट की पोजीशन अच्छी ना हो। और रोटेशन को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, हम कैसे मिमिक कर सकते हैं कि हमें दोबारा से रेडियोग्राफ ना लेना पड़े और रोटेशन बेहतर आ जाए। उसके लिए ये कि आप पेशेंट को जिस वक्त चेस्ट एक्सरे के लिए पोजीशन कर रहे होते हो, उसकी पोजीशनिंग बना रहे होते हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि पेशेंट की पोजीशनिंग प्रॉपर है,
ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे पोजीशन करते हैं पेशेंट को, तो मैं साथ साथ बताऊंगी। ठीक है, कि आपने पेशेंट की चिन जो है वो सही तरह पोजीशन कराई है, उसके शोल्डर्स जो है वो डिप्रेस्ड होने चाहिए और बिल्कुल आपकी फिल्म के साथ या बकी है उसके साथ लगे होने चाहिए। ये चीज़ों का आप ख्याल रखोगे तो इसका मतलब है कि आपकी रोटेशन जो है वो बेस्ट आएगी। ठीक है, तो ये आ गई आपकी रोटेशन। हम पेनिट्रेशन भी पढ़ चुके हैं, रोटेशन पढ़ चुके हैं। अब आती है अगली बारी इंस्पिरेशन या एक्सपायरेशन, सांस लेने और सांस निकालने की। ठीक है, अच्छा जी, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का मतलब सबको पता है, मैंने पहले भी बताया था कि जिस वक्त भी हमने चेस्ट एक्सरे करना है, हमने इस चीज को मेक श्योर करना है कि हमारा पेशेंट जो है जिसको हमने खड़ा किया है चेस्ट एक्सरे के लिए, उसको हमने प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट करना है कि जी हम सर या मैम हम आपका चेस्ट एक्सरे करने जा रहे हैं। जिस वक्त हम आपको आवाज देके कहेंगे कि सर या मैम काइंडली आप अपना सांस रोक लें, ठीक है, या एक लंबा सांस लें और सांस लेके रोक लें। मोस्टली हम अपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में यही कहते हैं कि मैम एक लंबा सांस लें और सांस रोक लें। जिस वक्त उसने सांस रोका होगा, जिस वक्त वो फुल इंस्पिरेशन मोड में होगा, हमने फॉरन एक्सपोजर दे देना है। ठीक है, तो इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि हमें क्यों जरूरी है चेस्ट एक्सरे में, मैंने पहले भी बताया था कि लंग्स इन्फ्लेट कर जाते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए आसानी होती है कि हम इंट्रापल्मोनरी एबनॉर्मेलिटीज जो हैं उनको असेस कर सकें। उनकी असेसमेंट के लिए या हमारे पास लंग्स की कोई भी पैथोलॉजी है, उसके आसपास कोई भी चीज पड़ी हुई है, उसको देखने के लिए हमारे पास बहुत बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। अच्छा, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन का भी आपको चेस्ट एक्सरे में पता होना चाहिए कि कैसे नजर आएगा कि ये इंस्पिरेशन मोड में लिया हुआ है या एक्सपायरेशन में। नॉर्मल चेस्ट एक्सरे तो हम लेते ही इंस्पिरेशन में, लेकिन एक्सपायरेशन में हम तब लेते हैं जब हमारे पास कोई भी सिवियर किस्म का केस आता है या हमारे पास लिखा हुआ आता है कि जी आपने स्पेसिफिकली एक्सपायरेशन मोड में भी बंदे का एक्सरे लेना है। ठीक है, अच्छा, अब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको मैं ये इमेज के थ्रू ही दिखाऊंगी। ये देखो, आपके लेफ्ट साइड पे एक्सपायरेशन है और राइट साइड पे इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन वाला देखो कि जब बंदे ने इतना जबरदस्त किस्म का सांस रोका हुआ है कि उसके लंग्स कितने मजे के नजर आ रहे हैं, मतलब आपको हर चीज, हर मार्किंग, लैंडमार्क्स कितने प्रोमिनेंटली विजिबल हैं। जबकि एक्सपायरेशन में है ना, हार्ट का शेडो मजे का आ रहा है, शेड्स ऑफ ग्रे में आपको नजर आ रहा है, आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे डेंसिटीज को। ठीक है, अच्छा, जिस वक्त पेशेंट फुल इंस्पिरेशन मोड में होगा तो आप क्या देखोगे कि पेशेंट का जो डायाफ्राम है बेसिकली, ठीक है, वो आप 8 to 10 रिब्स के ऊपर देखोगे पोस्टीरियरली और 5 to 6 रिब इंटीरियरली। अच्छा, अब आपने ये चीज रिब्स की काउंटिंग याद रखनी है बेसिकली। ठीक है, जिस वक्त पेशेंट के पास गुड इंस्पिरेशन होगी तो हमें क्या पता चलेगा कि 6 इंटीरियर रिब्स विजिबल होंगी हमारे पास और 10 पोस्टीरियर रिब्स विजिबल होंगी। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि चेस्ट एक्सरे के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने क्या देखना है कि पेशेंट ने अच्छी तरह सांस रोका हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा जी पेशेंट ने बहुत अच्छी तरह सांस रोका है? अगर आपके पास 6 कंप्लीट, if if you can see the 6 anterior ribs or 10 posterior ribs, then the patient has taken an adequate inspiratory effort। ठीक है, अगर, तो कहने का मकसद यही है कि अगर 6 इंटीरियर रिब्स आपको विजिबल हैं और 10 पोस्टीरियर रिब्स आपको विजिबल हैं, इसका मतलब है पेशेंट ने कमाल सांस रोक लिया है। लेकिन अक्सर पेशेंट ऐसे होते हैं जो बेचारे अच्छी तरह सांस नहीं रोक पाते। ठीक है, उनसे आप 3 दफा 4 दफा भी, कभी कभार ऐसा होता है कि हम उन्हें ओवर एक्सपोजर देते रहते हैं। ठीक है, हमने एक दफा रेडिएशन दे दी, दूसरी दफा भी दे दी, फिर भी मजे का चेस्ट एक्शन नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि अक्सर पेशेंट्स में इतनी कैपेसिटी ही नहीं होती कि वो अच्छी तरह सांस रोक सकें, तो फिर हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हम एक्सरे ले लेते हैं जितना सांस रोकते हैं, उसके बाद हम उसको मैनुअली जो है उसका कंट्रास्ट वगैरह सेट कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको 6 इंटीरियर रिब्स जो हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट ने पुअर इंस्पिरेशन की है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया अच्छी इंस्पिरेशन देखने के लिए, एडिक्वेट इंस्पायरेटरी एफर्ट देखने के लिए आपके पास 6 इंटीरियर रिब विजिबल होनी चाहिए और 10 पोस्टीरियर रिब विजिबल होनी चाहिए।
अगर तो पेशेंट के पास हम देख रहे हैं, उसके एक्सरे में हमने ले लिया है और हम मॉनिटर पे देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं एक्सरे को, क्योंकि एक्सरे करने के बाद हम पहले देखते हैं और उसके बाद पेशेंट को कहते हैं कि वो चला जाए। ठीक है, हम पेशेंट को तब तक जाने के लिए नहीं कहते जब तक हम पहले एक्सरे परफॉर्म करने के बाद जाके तसल्ली ना कर लें, सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट से या जो भी उससे रेफर ना कर लें। ठीक है, तो अगर आपके पास 6 इंटीरियर रिब्स नजर नहीं आ रही सही तरह, या एक भी रिब उनमें से मिसिंग है, या 2 नजर नहीं आ रही, 4 सही नजर आ रही है इंटीरियर रिब्स, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि पेशेंट के पास जो है पुअर इंस्पायरेटरी उसने इफेक्ट दिया है। ठीक है, और आपको ऐसा फील हो कि जी 6 जो आपकी इंटीरियर रिब्स हैं वो 6 हैं, ठीक है, और पेशेंट ने, अक्सर पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत कमाल का जो है आपका सांस रोका हुआ होता है, ठीक है, उसमें अक्सर आपको नजर आएगा कि आपके लंग्स जो है वो हाइपर एक्सपेंडेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा, अब जिस तरह कुछ लंग्स के ना कुछ स्पेसिफिकली जोन्स भी होते हैं, ठीक है, 3 जोन होते हैं बेसिकली लंग्स के, अपर जोन होता है, मिडिल जोन होता है और लोअर जोन होता है। ठीक है, ये लंग्स के कुछ जोन होते हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, कि इन जोन्स का क्या सीन होता है, क्यों जरूरी होते हैं। ठीक है, अव्वल तो आप लोगों को बस लोग जो हैं, ठीक है, जब भी हम, मैंने अभी जो आप लोगों को बताया कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लंग के जोन्स पढ़ेंगे, जब हम लंग के जोन्स पढ़ेंगे ना, उसके लिए आपका लंग्स की एनाटमी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और लंग्स की एनाटमी तो ऑब्वियसली आप लोगों ने खुद पढ़नी है। ठीक है, अगर आप एनाटमी में पढ़ो, आप लोग ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी सिस्टम पहले पढ़ के आए हो, फर्स्ट ईयर में एफएससी में भी पढ़ा होगा, तो आपको बहुत अच्छे से लंग्स के लोब्स के बारे में, लंग्स के फिशर्स के बारे में, ठीक है, उसकी नॉचेस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, कि लंग्स के कितने लोब्स हैं, कौन कौन से फिशर्स हैं, ये पता होगा तो हमारे लिए आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए लोब्स, फिशर्स, इनका जानना बहुत जरूरी है। एज अ रेडियोलॉजी स्टूडेंट, एज एन इमेजिंग स्टूडेंट, हमारे लिए हमारी पहली प्रेफरेंस ही अनेटमी होती है, कि हमारी जिस बंदे की अनेटमी स्ट्रांग होगी वो आराम से गो थ्रू कर लेता है जीआर को। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए। ये वही सारा कुछ में जो मैंने अभी बताया है। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस होती हैं कि जी हम चेस्ट एक्सरे करते क्यों क्यों हैं, वजह क्या होती है चेस्ट एक्सरे करने की। ठीक है, तो सबसे पहले चेस्ट पेन है, अगर कोई पेशेंट आपके पास चेस्ट सिम्टम्स के साथ आया है, जैसे हो सकता है उसको चेस्ट पेन है, कॉफ है, आप उससे पूछते हो कि जी ड्राई कॉफ हो रही है या स्पूटम के साथ आ रही है, हो सकता है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आ रहा हो, सांस लेते हुए उसको मसला होता हो, ठीक है, फीवर हो सकता है, या वो बता, अगर वो ऐसा कोई आपको, फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर हो या ठीक है जनरल फिजिशियन हो, आपके पास पेशेंट आया है, ठीक है, वो आपको बता रहा है कि जी मुझे सांस लेने में मसला होता है, मुझे खून की उल्टी आ रही है, बुखार भी है और अनएक्सप्लेन वेट लॉस, वो बता रहा है कि जी 3 महीनों में मेरा 15 से 20 किलो वजन गिर गया है, तो हो सकता है ये सारी इंडिकेशंस टीबी की होती हैं। तो ऐसे में आपका जो जनरल फिजिशियन होता है वो सबसे पहले आपको चेस्ट एक्सरे रेफर करता है। ठीक है, फिर वो चेस्ट एक्सरे करवाने के लिए हम टेक्नोलॉजिस्ट के पास आते हैं, फिर हम चेस्ट एक्सरे करते हैं, तो हमें पता चलता है वो जी इसको तो टीबी डायग्नोज हो गया है। ठीक है, हो सकता है वो अपने कोई फिजिकल साइंस बता रहा हो। ठीक है, हमने फिजिकल साइंस में बेसिकली क्या देखना है कि पल्मोनरी एग्जामिनेशन उसकी करनी है, हमने हाइपोक्सीमिया देखना है, ठीक है, कि उसका ऑक्सीजन लेवल तो कम नहीं है। फिर चेस्ट एक्सरे और किस लिए करते हैं, आईसीयू के पेशेंट्स में हम चेस्ट एक्सरे तब करते हैं कि जब एक पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, आईसीयू में पड़ा हुआ है, ठीक है, हमने उसको एनजी ट्यूब लगाई हुई होती है, अक्सर आप लोगों ने ड्रामा वगैरह में भी देखा हुआ है, कभी सुना हुआ कि हम पेशेंट्स को एनजी ट्यूब लगा रहे होते हैं, या एंडोट्रेकियल ट्यूब्स लगा रहे होते हैं, कुछ वीनस लाइंस पास कर रहे होते हैं पेशेंट की बॉडी में। ठीक है, एनजी ट्यूब का मकसद ये होता है कि हम पेशेंट को एक तरह से बेसिकली खाना या उसका जो भी डाइट होती है हम वो दे रहे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स उसको पास कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली लिक्विड फॉर्म में दे रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, ठीक है, हम उसको दे ही नहीं सकते सॉलिड फॉर्म में फूड। ठीक है, तो उसके लिए हम एनजी ट्यूब लगाते हैं, उसकी एवेल्युएशन के लिए चेस्ट एक्सरे बहुत जरूरी होता है। न्यूनेट छोटे बच्चों में, न्यूनेटल आईसीयू में जब आप जाओगे ना, तभी आप लोगों का जाना होगा इंशाल्लाह, तो आप लोग वहाँ देखोगे, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को ट्यूब्स लगी हुई होती हैं, उनकी एवेल्युएशन के लिए आप चेस्ट एक्सरे कर रहे होते हो, ड्रेनेज ट्यूब्स को देखने के लिए आप कर रहे होते हो। ठीक है, फिर
लंग बायोप्सी वगैरह होती है, ठीक है। उसके बाद आप बेसिकली स्क्रीनिंग के लिए चेस्ट एक्सरे करते हो। अगर सबसे बड़ी बात, अगर एक पेशेंट है, ठीक है, हमारे यहाँ पे होता है कि जब हम जॉब के लिए जाते हैं, हमारा मेडिकल होता है, उसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। जैसे अब मेरी फॉर इंस्टेंस गवर्नमेंट जॉब होनी है, मुझे उन्होंने कहा कि आपने स्क्रीनिंग चेस्ट एक्सरे कराना है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चल फिर सकती हूँ, लेकिन ये है कि मैंने अपने जॉब पर्पस के लिए जाके अपना एक्सरे कराना है, तो मुझे एम्बुलेटरी पेशेंट कहा जाएगा। एम्बुलेटरी का मतलब ये नहीं होगा कि जी मैं एम्बुलेंस पे आई हूँ। एम्बुलेटरी का मतलब ये होगा कि जी मैं किसी भी जॉब पर्पस के लिए ऑन माई फीट चल के आई हूँ और मैंने अपना एक्सरे कराया है, तो वो एम्बुलेटरी पेशेंट के लिए होगा। और मेरी उसमें पोजीशनिंग क्या होगी कि जी मेरा चेस्ट एक्सरे इरेक्ट खड़ा करके पीए पोजीशन में किया जाएगा, यानी स्टैंडर्ड पोजीशन में किया जाएगा। अगर आपके पास आपकी हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, आपको उसके बाद हो सकता है पेशेंट को पेस मेकर प्लेस किया गया हो या कोई भी सेंट्रल लाइन पास की गई हो, ठीक है, उन सबको देखने के लिए भी हम चेस्ट एक्सरे करते हैं। फिर कोई भी फ्यूजन है, चेस्ट ट्रॉमा है, मैसेज है, नीमोथोरेक्स, ये सारा कुछ जो है इनको देखने के लिए हम चेस्ट एक्सरे करते हैं, ठीक है। इनहेलेशन ऑफ फॉरेन बॉडी वही है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चे ने मट्टी खा ली, यानी अगर क्ले खा ली, तो क्ले में क्या होता है, बेसिकली सिलिकॉन पार्टिकल्स होते हैं, और वो सिलिकॉन पार्टिकल्स हमें पता चल जाते हैं चेस्ट एक्सरे पे कि बच्चे ने क्ले इंजेस्ट किया, क्योंकि क्ले जब इंजेस्ट की होगी पेशेंट ने, तो सिलिका के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके पास एक्सरे पे विजिबल हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सिलिका के पार्टिकल्स में, ठीक है, उनका हाई एटॉमिक नंबर होने की वजह से एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी और वो अपीयरेंस अपनी रेडियो ओपेक दे देगा चेस्ट एक्सरे पे, तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चे ने शायद मट्टी खाई है, ठीक है, या हो सकता है कि पेशेंट ने कॉइन इंजेस्ट कर लिया है, या आप लेड की एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, लेड पेशेंट ने इंजेस्ट कर लिया। बहुत बहुत एग्जांपल्स होती हैं कि फॉरेन बॉडी, अगर आप लिखो ना गूगल पे जाके कि इनहेलेशन ऑफ फॉरेन बॉडी बाय चेस्ट एक्सरे, व्यूइंग ऑफ चेस्ट एक्सरे बाय द इनहेलेशन ऑफ फॉरेन बॉडी, तो उसमें आपके पास इतने ज्यादा सिनेरियोज आ जाएंगे, तो आप वो देख सकते हो फॉर योर ईज, ठीक है। सीओपीडी होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है, ये लंग्स की डिजीज होती है, ये बहुत फेटल किस्म की होती है, ठीक है। हाइड्रोनीमोथोरेक्स होता है, हाइड्रो मींस वाटर, नीमो मीन एयर, और थोरेक्स मीन थोरेसिक कैविटी में आपके होता है हेमोप्टिसिस होता है कि आपको अगर खुदा ना खास्ता खांसी आ रही के साथ खून आ रहा है, या उन केसेस में आप कर सकते हो। नमूनिया का पेशेंट है, उसके फॉलोअप के लिए चेस्ट एक्सरे आप करते हो। तो ये 3-4 आज के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे आज के लेक्चर के। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं आप लोगों को कुछ कॉमन पैथोलॉजीज के बारे में भी साथ साथ गाइड करूंगी कि आपको पता होना चाहिए, जैसे एम्फीसीमा कैसे नजर आएगा, ठीक है, नीमोथोरेक्स है, हाइड्रोनीमोथोरेक्स है, ये सारा कुछ आपको कैसे नजर आएगा, कुछ बेसिक्स हैं। और ये और सबसे पहले कि हम चेस्ट एक्सरे को इंटरप्रेट कैसे करेंगे। इंटरप्रेट का मतलब ये कि हम पढ़ेंगे कैसे, कि एक चेस्ट एक्सरे अगर कोई हमारे सामने अभी ला के रख दे, फॉर इंस्टेंस मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया, कल आप आते हो मेरे पास, मैं आपके सामने चेस्ट एक्सरे रख दूंगी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है। तो कुछ 5-6 पॉइंट्स ऐसे होंगे, ठीक है, जो आप लोग अच्छी तरह अपनी फिंगर टिप्स पे याद रखोगे, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि जी अच्छा ये 5 चीजें मुझे तो यूं आती है, मैं फौरन गेस कर लूंगा ये नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है। जैसे मैंने आप लोगों को मैं आप लोगों को एक एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि मैंने आप लोगों को चेस्ट एक्सरे दिखाए हुए हैं, ये देखो, ये मार्किंग्स हैं, ठीक है। जैसे अगर एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे को इंटरप्रेट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जी गैस्ट्रिक बबल है, ये सीपी एंगल्स हैं, ठीक है, ट्रेकिया कहाँ पे आ रहा है, स्कैपुला विजिबल है, क्लेविकल जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, स्पाइनस प्रोसेस विजिबल है। ये बेसिकली इंटरप्रिटेशन है, इनको मैं थोड़ा और डिटेल में आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। होपफुली के आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को अभी भी इशू है, नहीं समझ में आता या कोई भी है, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी हम स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज।